वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हर्शस्प्रंग डिजीज़। देखें, ये जो हर्शस्प्रंग डिजीज़ होते हैं ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके जीआईटी ट्रैक्ट से बिलोंग करती है। तो जीआईटी ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो आपका अब्डोमिनल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और उसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और इसकी जो आपके एब्डोमेन में स्ट्रक्चर्स होती हैं, सिकम होता है, क्लॉन होता है, मेगा क्लॉन होता है, ट्रांसवर्स क्लॉन होता है और उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये क्या करवाता है कि जो आपकी क्लॉन वाला रीजन होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाती है, उसमें बीक लाइक अपीयरेंस हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्शस्प्रंग डिजीज़। तो हर्शस्प्रंग डिजीज़ का जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं कंजेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगा क्लोन। ठीक है, इसे कहते हैं ए गैंग्लियोनिक एक कंजेनिटल एक गैंग्लियोनिक मेगाक्लोन। देखिए, आप लोगों को पता है कि जो हमारी बॉडी होती है उसमें गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं। अब वो गैंग्लियोनिक सेल्स क्या करवाते हैं कि आपकी जो मोटर एक्टिविटी होती है वो आपके ब्रेन की तरफ लेकर जाते हैं और जो आपकी जो सेंसरी एक्टिविटी होती है आपके गैंग्लियन जो होते हैं आपके ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं और वहाँ से जो मोटर एक्टिविटी आपके ब्रेन जो होता है प्रोड्यूस करता है और उसकी स्पेसिफिक आर्गन के ऊपर जब इफ़ेक्ट करते हैं तो वो उस आर्गन का इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो वो कैसे होता है अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो है आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि जो गैंग्लियोनिक सेल्स होंगे उसमें डिफेक्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन जो आपके इंटेस्टाइन देख रहे हैं कि इसमें जो हर्शस्प्रंग डिजीज़ में क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है, डायलेशंस हो जाता है। इट मीन्स के जो फीसेस होते हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाता है और आप लोगों को पता है कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएगी जिस पॉइंट पे, तो पीछे से अगर कोई भी फॉर एग्जांपल चीज़ आ रही है तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी, स्टक हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और ये एक लोग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स होगी ऑब्स्ट्रक्ट होगा। अब ऑब्स्ट्रक्ट की वजह से ये जो स्ट्रक्चर्स होगी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मेगा। ठीक है, अब ये कोलॉन वाले रीजन पे है तो इसे हम कहते हैं मेगा कोलॉन। अब स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं कि किसकी वजह से होता है, लिखा हुआ है साथ देखें, नो गैंग्लियोनिक सेल्स आर एरिया इफेक्टेड बाय द हर्शस्प्रंग डिजीज। ठीक है, तो ये था अबाउट के नॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ हर्शस्प्रंग डिजीज, जिसका जो दूसरा नाम है उसे हम कहते हैं कंजेनिटल ए गैंग्लियोनिक मेगाक्लोन में। इट मींस के जो गैंग्लियोनिक सेल्स होंगे वो एब्सेंट होंगे। ठीक है, अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर और इसमें कि इसके ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और इसमें आगे फर्दर हम कैसे इसको प्रोसीड कर सकते हैं। देखें, एक कंजेनिटल एक गैंग्लियोनिक मेगाक्लोन क्या होता है, अक्कर्स ड्यू टू प्रीमेच्योर अरेस्ट इन द डिसेंट ऑफ द न्यूक्लियर न्यूरल क्रस्ट सेल्स विच फॉर्म द गैंग्लियंस इन द इंटेस्टाइन। के इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, जो गैंग्लियंस होते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं। अब इसकी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट हम सिर्फ यही इधर पॉइंट दिया, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स होते हैं, अब न्यूरल क्रस्ट सेल्स से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं, आगे बनती हैं। अब एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो ठीक है, सो एनीवे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स से क्या होते हैं कि इसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, राइट, कि उसकी जो सेंसरी एक्टिविटी हमारे ब्रेन की तरफ नहीं जाती, गैंग्लियन सेल एब्सेंट हो जाते हैं, एक रीज़न थी। और जब हम जो गैंग्लियन सेल्स एब्सेंट होंगे तो सेंसरी एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटी उसी स्पेशल आर्गन के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि वो आर्गन काम करना छोड़ देगा। कैसे कि जो इंटेस्टाइन है उसमें जो कोलॉन वाला रीजन होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो साइज़ में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसकी आगे हम देखते हैं पैथोजेनेसिस कि किसकी वजह से होती है। पैथोजेनेसिस ये होता है कि इसकी जो डिजीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिजीज़ की पैथोजेनेसिस कौन सा बैक्टीरिया किस वजह से जो बीमारी है, डिजीज़ है, आगे हमें नज़र आ रही है। ठीक है, हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रेक्टोस्क्माइडल कोलॉन इन्वॉल्व इन द 80% ऑफ द केसेस। देखें, अब इसमें क्या होता है कि कोलॉन वाला रीजन होता है, आगे जब जो फीकल मैटर होता है, ठीक है, तो वो थ्रू दी जो रेक्टम होता है वहाँ से थ्रू पास करता है और आउट चला जाता है बॉडी के। तो इसमें क्या होगा, अब एक फंक्शन होता है हमारी जो इंटेस्टाइन, जो हमारी जीआईटी ट्रैक्ट की पेरिस्टालसिस करती है कि जो फीसेस होते हैं, अब जब जीआईटी की मोटेलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएगी, वहाँ जो होगा क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हम लैक्टोलोज देते हैं। क्यों देते हैं कि वहाँ पे जो विलाई होती हैं वो काम करना छोड़ देती हैं और वहाँ पे जो सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन में विलाइल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं तो वो क्लैप्स हो जाती है, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसमें ही ऐसे होता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो पेरिस्टालसिस नहीं होती, मोटेलिटी नहीं बढ़ती, ठीक है। और मोटेलिटी के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बाद में जब वो हमारा एक स्पेशल टॉपिक स्टार्ट होगा। सो एनीवे हम डिस्कस कर रहे थे पैथोजेनेसिस। द रेक्टोस्क्माइडल क्लोन इन्वॉल्व्स इन द 80% ऑफ द केसेस। इसमें क्या होगा, पेरिस्टालसिस नहीं होगा। जब पेरिस्टालसिस नहीं होगा तो क्या होगा कि जो फीकल मैटर होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला रीजन है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, पीछे से जो भी चीज़ आ रही है तो वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी, तो वो वहाँ पे बढ़ना ज़्यादा, मतलब उसका साइज होगा बढ़ना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट वन, नॉट एबल टू रिलैक्स। अब देखें मोटेलिटी नहीं होगी, पेरिस्टालसिस नहीं होगा, तो वो वाला एरिया जो होगा, इंटेस्टाइन वाला एरिया होगा, कोलॉन वाला रीजन होगा, वो क्या होगा, रिलैक्स नहीं होगा। क्यों रिलैक्स नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें ना तो कोई सेंसरी एक्टिविटी मतलब सेंसरी एक्टिविटी है, ना इसमें कोई मोटर एक्टिविटी है। अब सेंसेशन क्या होता है, देखिए जो हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन से, हमारी बॉडी से हमारे ब्रेन की तरफ कोई सिग्नल जाता है तो उसे हम कहते हैं सेंसरी एक्टिविटी। और मोटर एक्टिविटी उसी सेंसेशन के ऊपर डिपेंडेंट, जो हमारी बॉडी की तरफ उसका एक्शन और रिएक्शन आता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आपकी, जो क्या होता है कि उस पर इफेक्ट करती है, और वो होती है मोटर एक्टिविटी। तो इसमें क्या होगा, एक तो है नो पेरिस्टालसिस, एक हो गया। उसके बाद जब मोटर एक्टिविटी भी नहीं होगी, उस पर हमारे ब्रेन को पता नहीं चला, हम गैंग्लियन डैमेज हैं, तो वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि कौन सी कहाँ पे डिफेक्शन है। तो राइट क्या होगा कि नॉट एबल टू रिलैक्स, डायलेशन ऑफ प्रॉक्सिमल नॉर्मल बैंड, ठीक है। जो इंटेस्टाइन के ऊपर जो बैंड बने होते हैं, लेयर्स होती हैं, तो उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होती, कोई रिलैक्स नहीं होता, कोई डायलेशन नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो वाला एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लिनिकल फीचर, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कैसे देखें, नियोनेट में परसेंट लाइक फेलियर टू पास लाइक डेली ऑफ मिकोनियम। अब देखते हैं मिकोनियम क्या होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब फर्स्ट जो फीकल मैटर वो पास करता है तो उसे हम कहते हैं मिकोनियम। अगर ये कंजेनिटल है, देखिए मैंने आपको बताया था ये कंजेनिटल डिजीज़ है, अगर ये कंजेनिटल डिजीज़ है मिकोनियम जो होगा पास नहीं होगा, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएगी, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आगे से ऑब्स्ट्रक्शंस हुई है, ठीक है, तो मिकोनियम जो होगा वो पास नहीं होगा। नेक्स्ट वन, बिलियस वॉमिटिंग। जो बच्चा होगा, बेशक अडल्ट है बेशक बच्चा है, छोटा है या बड़ा है, उसमें वॉमिटिंग होना उसको स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद फीड इंटॉलरेंस, उसके बाद एब्डोमिनल डिस्टेंशन। देखें जहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएगी उसके ऊपर वाला एरिया, उसके फॉर एग्जांपल अवे फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल एक पैप है, अब पैप के आपके उसकी टर्मिनल एंड पे आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, पानी वहाँ से नहीं गुजरा होता, जो यहाँ से पानी आ रहा होता है तो क्या होता है वहाँ से, और वहाँ पे जो क्या होता है बहुत सारा एरिया उसको ले लेता है, और वो बहुत सारा एरिया घेर लेता है, तो वहाँ पे क्या होती है, जगह फूलना स्टार्ट हो जाती है। जब जगह फूले तो इसी कंडीशन को हार्शपंक डिजीज़ कहते हैं हम लोग। यही तो वो कंडीशन है हमारी बॉडी में, यही तो वो डिजीज़ है, यही तो वो कंजेनिटल डिजीज़ है हमारी बॉडी में, क्योंकि जहाँ पे रेक्टम पे क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से जो भी फीकल मैटर आ जाएगा पीछे से आता जाएगा, लेकिन आगे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस है। जब ऑब्स्ट्रक्शंस होगी आगे वाली मतलब बाहर फीकल होगा वो पास नहीं करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, और पीछे वाले स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन जो भी ट्रांसवर्स मेगाकोलन ये वो जो भी आर स्ट्रक्चर्स हैं उसमें क्या होगी, साइज जो होगा उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये थी अबाउट की स्टोरी। नेक्स्ट वन, डायलेशन ऑफ प्रॉक्सिमल नॉर्मल बॉल एंड इंटरसेक्टिंग लाइक एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एक वो तो मैंने बात बता दी कि एब्डोमिनल जो प्रेशर होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रॉक्सिमल वाली साइड पे भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पीछे से फीकल मैटर आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन तो एंड वाले पॉइंट पे हुई है। नेक्स्ट वन, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज, राइट, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा हर्शस्प्रंग डिजीज में जब ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन, प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरिया। आप लोगों को पता है कि जहाँ पे कोई चीज़, जहाँ पे कोई बैक्टीरिया या भी कोई फीकल मैटर डिपॉजिट हो जाता है तो आपकी जो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया
को रहने के लिए एक जगह मिल जाती है। क्योंकि देखें नॉर्मली क्या होगा कि जो कोई भी बैक्टीरिया हम खाते हैं थ्रू फूड, क्या होते हैं जो हेपेटाइटिस वायरसेस होते हैं, ABCD, जो आप लोगों को पता है कि किस वजह से होते हैं, ये कंटामिनेशन फूड की वजह से तो होते हैं। यही तो बीमारी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुराक पे ध्यान नहीं देते, जो भी चीज़ बाज़ार से ख़रीदी वही जो है ऐसे यूज़ कर ली बगैर उसको वॉश किए, यही तो होता है, हेपेटाइटिस होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जब हम खुराक खाते हैं हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ होती हैं कि उसको इन्फेक्शन को काज कराने के लिए उनमें ताकत होती है, पावर होती है, वो उसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, पुलिसमैन एरिया होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो बैक्टीरिया नॉर्मली कंडीशन में थ्रो द फीसेस बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शंस है, बैक्टीरिया को वहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए एक इन्वायरमेंट मिल गया है तो वो भी बहुत बढ़ेगा, उसमें बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन होगी। राइट, नेक्स्ट वन एंटेरोकोलाइटिस। इसमें क्या होगा, सेप्सिस होगा, फीवर होगा और उसके बाद टॉक्सिक रीजन होगा, क्योंकि वहाँ बैक्टीरिया ने जगह बना रखी है। नेक्स्ट वन माय डियर फ्रेंड्स, अब इसके डायग्नोज कैसे करना है हमने कि हर्षपंख डिजीज़ है, इसकी डायग्नोज देन हम कैसे उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, सर्जरी करेंगे या उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट दे के वो ठीक हो सकती है। ठीक है, वो देख कैसे होती है, देखें रेक्टल सेक्शन बायोप्सी बहुत गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है डायग्नोसिस के लिए। हर्षपंख डिजीज़ के लिए ये फर्स्ट एड में भी लिखा हुआ है, और आप लोग अगर आप फर्स्ट एड को फॉलो कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। राइट, देखें समुंदर पानी का एक पानी का कतरे बनने से एक समुंदर बनता है। अब डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एक ही बुक के साथ अटैच करने से आपका जो नॉलेज होगा उसमें इजाफा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही वीडियो में आपको, जो हमारे यूट्यूब चैनल से आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं, आप एक ही वीडियो में आपका उसमें सब इन्फॉर्मेशन छुपी हो, ऐसा इम्पॉसिबल है और ये दुनिया में भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अब जो 1 बाय 1 ड्रॉप का कतरा होता है वही समुंदर बनाता है। तो ऐसी इसी तरह कि थोड़ा थोड़ा इल्म जो है आप गेन करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने अलहदा नोट्स पे लिखते जाएंगे, तो इंशाल्लाह एक दिन आपके पास भी इतना इल्म इकट्ठा हो जाएगा कि आप हर चीज़ को आप अपने इन्वायरमेंट में मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट वन रेक्टल सेक्शन बायोप्सी, मैंने आपको बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। नेक्स्ट वन माय डियर फ्रेंड्स, आगे है एनोरेक्टल मैनोमेट्री। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इंटरनल एनल स्फिंक्टर फेल टू रिलैक्स इन द रिस्पांस टू रेक्टल डायलेशन। मैंने आपको बताया कि जो इसमें क्या होता है, अब डिफरेंट GIT डिजीज़ में भी क्या होता है, फॉर एग्जांपल GIT डिजीज़ में गर्ड के बारे में बात करें तो जो उसमें लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो फेल हो जाता है, वो रिलैक्स नहीं करता, वो उसमें की पेरिस्टालसिस नहीं होती। तो इसी तरह हर्षपंख डिजीज़ में भी क्या होगा, इंटरनल एनल स्फिंक्टर फेल टू रिलैक्स इन रिस्पॉन्स टू रेक्टल डायलेशन। जब डायलेट होगा तो जो उसका इंटरनल स्फिंक्टर होगा वो रिलैक्स नहीं होगा, वो डायलेट ही होता रहेगा। डायलेट मतलब बढ़ता जाएगा, तो पीछे से आने वाला जो भी फिकोरियल फॉर एग्जांपल फीसेस होंगे वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा, तो इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वन अनप्रिपेयर्ड कंट्रास्ट एनीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट वन माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट जो स्लाइड है इसके ट्रीटमेंट हम लोगों ने बात कर ली, क्लिनिकल फीचर क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होती है, पैथोलॉजी क्या होती है, किस तरह जो है हर्षपंख डिजीज़ होती है। फर्स्ट जो है ट्रीटमेंट सर्जरी, उसके बाद एंटीरोकोलाइटिस IV एंटीबॉडी, नेक्स्ट वन जनरल सपोर्टिव केयर। तो ये था अबाउट हर्षपंख डिजीज़ के बारे में। इस तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब स्टडी विद हुसैन के साथ अटैच रहिएगा ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो हमारा आज का लेक्चर, जो आज की हमारी ये जो आपका हमें आपको देने का समय आपको बहुत कीमती होगा और आपको ये जो लेक्चर होगा बहुत समझ आया होगा। अगर इस तरह की वीडियो आपने पानी है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हुसैन को सब्सक्राइब, शेयर और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि जो इस इंफॉर्मेशन से कुछ महरूम हैं तो वो उनको भी जो है इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, फॉर लिसनिंग आवर वीडियोस एंड इसी तरह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और इस तरह कंटिन्यूस स्टडी करते रहें। और हमेशा एक एज अ स्टूडेंट लाइफ में हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो आपकी स्टडी का टाइम है अब अभी का है, योर बेस्ट डे इज़ नाउ,
योर बेस्ट डे इज़ टुडे, बेस्ट टाइम टू स्टडी नाउ। ये नहीं है कि आप अभी देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं कि आप कहेंगे ठीक है नोटिफिकेशन हमारे यूट्यूब पे आ गया है तो हम लोग जो है नेक्स्ट दिन देखेंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत मसरूफियात हो चुके हैं, अब सोशल मीडिया इतना छा चुका है, ठीक है। तो अब लोगों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक रोज़ाना पहुँच सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन माय डियर फ्रेंड।